हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं एंड सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर का जो हम नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें हम कई सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं जो आपके रिलेटेड है। तो नया बैच 2024-25 के न्यू सिलेबस में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की हिंदी के सिलेबस के बारे में, कि हिंदी में अगर आपने चूज किया हुआ है एज सब्जेक्ट तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी पर ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, वो सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं एंड उससे रिलेटेड क्लासेस भी आ चुकी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की। इसकी हिंदी का जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, हिंदी की शुरुआत से लेकर के उसकी पूरी हिस्ट्री हमको समझनी है कि किस किस तरीके से कौन से टाइम पीरियड में हिंदी रहा है। तो इसको टोटली 8 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसको हम एक एक करके समझने वाले हैं कि हमको एक एक यूनिट में क्या चीजें पढ़नी है। जैसे कि पहला यूनिट है, सबसे पहला यूनिट आपको पढ़ना है आदिकाल। हिंदी का आदिकाल, आदि मीन्स क्या होता है? प्राचीन। तो हिंदी का आदिकाल क्या है, प्राचीनतम टाइम पीरियड क्या है, उसके बारे में समझना है कि आदिकाल का नामकरण और सीमांकन कैसे किया गया, कि आदिकाल में जो टाइम पीरियड रहा है उसका नामांकन कैसे किया गया है और उसका नामकरण रखते हुए सीमांकन की इतने से इतने टाइम पीरियड पर यह काल रहा है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से रहा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है सबसे पहले। सेकंड, हमको पढ़ना है आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, कि आदिकाल में जब हिंदी साहित्य उभर रहा था तो उस टाइम पे सिचुएशंस क्या थी, परिस्थितियां किस तरह से थी, वो सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करनी है। आदिकाल का साहित्य, जैसे आदिकाल में साहित्य था, जैनों का साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था, रासो साहित्य था, लौकिक साहित्य था। तो इन साहित्यों में हमें क्या पढ़ना है, इन साहित्यों में हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है, ये हमको पढ़ना था रासो साहित्य और इन सब आदिकाल साहित्यों में। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में बेसिकली हमको आदिकाल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी थी, जो कि हम धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में। सेकेंड यूनिट में आपको डिस्कस करनी है किसके बारे में, भक्ति काल के बारे में। किसके बारे में? भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां, कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि बनी जहां पर भक्ति काल आ गया, क्योंकि आदिकाल पहले से था। तो भक्ति काल आने के पीछे रीजन क्या था, तो भक्ति काल के उदय के पीछे पृष्ठभूमि क्या बनी, कौन सी परिस्थितियां आई। भक्ति काल साहित्य का वर्गीकरण को करो कि भक्ति काल में कौन कौन से साहित्य आए, किस किस लेवल पे आए, कैसे कैसे आए। तो भक्ति काल साहित्य का वर्णन आपको करना है। निर्गुण और सगुण काव्य धाराओं के बारे में बात करना है। कुछ काव्य धाराएं ऐसी रही हैं जिनको हम निर्गुण काव्य धारा कहते हैं, कुछ काव्य धाराएं ऐसी रही हैं जिनको हम सगुण काव्य धारा कहते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें आई, जैसे ज्ञानाश्रयी आया। ज्ञानाश्रयी मतलब उनका मानना था कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा था प्रेमाश्रयी, कि प्रेम के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ विद्वान और कविताकार वैसे थे जो कृष्णाश्रयी थे। कृष्णाश्रयी मतलब कृष्ण की बातें करते थे, जैसे सूरदास हो गए, मीरा हो गए, तो उनकी कहानी आपको कृष्ण से जुड़ती मिल जाएंगी। रामश्रयी हो गए, जैसे कि तुलसीदास हो गए, जिन्होंने राम के बारे में कविताएं कहानियां लिखी हुई है। तो इनका परिचय और प्रवृत्तियों के बारे में बात करना है कि ज्ञानेश्वरी का क्या परिचय है, कृष्णश्रयी का, प्रेमाश्रयी का, रामश्रयी का परिचय क्या है, और इनका परिचय के साथ साथ इनकी प्रवृत्ति कैसी है, किस तरह की चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। भक्ति साहित्य के बारे में बात करना, और भक्ति साहित्य किस तरह से लोक जागरण के काम आता है, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को मतलब एक गॉड की तरफ या फिर लोगों को समाज में एक बेहतर समाज बनाने के लिए उनको किस किस चीजों की जरूरत है और उसको जगाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ रहा है। तो भक्ति काल के कौन से साहित्य इसमें योगदान निभाते हैं, उनके बारे में बात करना है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट सेकंड में इतनी सारी चीजें हमको पढ़नी है, तो यूनिट 3 में हमको पढ़ना है रीतिकाल के बारे में। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में, कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, रीतिकाल का नामकरण कैसे किया गया, कैसे इसको अलग किया गया, डिफाइन किया गया कि हाँ ये भक्ति काल से अलग है। ओके, रीतिकाल की प्रमुख काव्यधाराओं के बारे में बात करना है, कि रीतिकाल की प्रमुख काव्यधाराएं क्या रही हैं, जैसे कि रीतिबद्ध था आपका, रीति सिद्ध था, रीति मुक्त था। तो इन सब चीजों के बारे में हमको डिस्कस करनी है कि रीतिकाल की कौन कौन सी प्रमुख काव्यधाराएं हैं, रीतिबद्ध क्या होता है, रीति सिद्ध क्या होता है, रीति मुक्त क्या होता है, इनका परिचय बताना है और इनकी प्रवृत्तियां देखनी है। इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि रीतिकाल में इनकी प्रवृत्तियां और परिचय कैसा रहा। तो इनका भूषण और वीर सशात्मक जो इनकी कविता थी, कि इनमें जो भी चीजें हैं उसको किस तरह से श्रृंगारित किया गया और वीर रसात्मक कविताएं रीतिकाल में कैसे लिखी गई, उन चीजों पर हमको बात करनी है। यूनिट नंबर 4 जो आपका है ना, यूनिट नंबर 4 कह रहा है आपसे आधुनिक काल के बारे में, कि जो मॉडर्न इरा है, मॉडर्न टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड के बारे में हमको बात करनी है। तो आधुनिक काल से सबसे पहली चीज कि आधुनिक काल से अभिप्राय क्या है, आधुनिकता होती क्या है और क्या चीज आपको आधुनिकता देखने को मिलती है जब आप हिंदी साहित्य उठा करके पढ़ते हैं। ओके,
आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या रही है, प्रवृत्ति क्या रही है, किन पृष्ठभूमियों के आधार पर कहा गया कि नहीं नहीं ये तो आधुनिक काल है, तो इसकी पृष्ठभूमि और प्रवृत्ति कैसी रही। हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युग क्या है, कि हिंदी का नवजागरण कैसे हुआ, भारतेंदु युग किस तरह से स्टार्ट हुआ, भारतेंदु युगीन जो बहुआयामी चीजें थी या उनकी बहुआयामिकता थी, भारतेंदु को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में समझा जाता है हिंदी साहित्य का, उन्होंने बहुत कुछ काम किया, उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो उनके टाइम पीरियड में कौन से बहुआयाम थे, कौन सी विशेषताएं थी, इसके बारे में बात करनी है। हिंदी भाषा और साहित्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान क्या मिला है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा में क्या क्या योगदान दिया हुआ, उनके बारे में बात करते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य का परिचय दीजिए और प्रवृत्ति बताइए कि द्विवेदी युगीन साहित्य जो था वो कैसा था, उसका परिचय क्या था। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़नी है, छायावाद युग है। यूनिट नंबर 5 में हमको छायावादी युग के बारे में पढ़ना है कि छायावाद की पृष्ठभूमि क्या रही है, किन पृष्ठभूमियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ छायावाद अब स्टार्ट हो चुका है। नामकरण इसका कैसे हुआ, छायावाद नाम क्यों रखा गया, इसका साहित्य कौन कौन से है इसके अंतर्गत, और नवजागरण और छायावाद एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, और इनकी प्रवृत्तियां क्या है, इनका अवदान क्या है, और छायावादी काव्य की भाषा कैसी है, किस भाषा में लिखा जाता है, किस तरह से उसके साहित्य को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारा कुछ हमको छायावाद के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है। तो 6th यूनिट में जो हमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आपको छायावादोत्तर युग के, मतलब छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग में कौन कौन से काव्य किस तरह से देखे गए। तो इसमें राष्ट्रीयता पर कई सारे काव्य देखे गए, जैसे सांस्कृतिक काव्यधारा का परिचय इसमें हो गया कि सांस्कृतिक काव्य क्या होते हैं। प्रगतिवाद पर काफी चीजें आई कि प्रगतिवाद का नामकरण, इसका परिचय, इसकी प्रवृत्ति किस तरह से होगी, प्रयोगवाद से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, नई कविताएं क्या होती हैं, इनके परिचय, प्रवृत्तियां, समकालीन कविता का वैविध्य एवं विशेषताएं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है छायावादोत्तर काव्य में, यानी कि यूनिट नंबर 6 में, कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा क्या होती है, इसका परिचय देना है, प्रगतिवाद क्या होता है इसको समझना है, प्रयोगवाद क्या होता है उसको समझना है, नई कविताएं जो नए मार्केट में आ रही हैं, नई आ रही हैं, उन्हें तो आधुनिकीकरण में उसी को तो जोड़ा जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 कह रहा है आपसे हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ, इस पे बात करना है। जैसे हिंदी गद्य में कई सारी चीजें देखने को आपको मिलती हैं। हिंदी गद्य में आपको नाटक भी देखने को मिलता है, हिंदी गद्य में आपको कहानी भी देखने को मिलती है, हिंदी गद्य में आप देखोगे उपन्यास भी आपको देखने को मिलेगी, एकांकी देखने को मिलेगा, निबंध देखने को मिलेगा, संस्मरण देखने को मिलेगा, आत्मकथा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदी गद्य की एलिमेंट्स हैं। तो इनका उद्भव कैसे हुआ और इनका विकास कैसे हुआ, नाटक का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ, उपन्यास का उद्भव विकास कैसे हुआ, ऐसे इन सब चीजों का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई, किसने पहली बार लिखा, और कहां से इनका विकास कैसे कैसे धीरे धीरे होता गया, इस पर बात करनी है यूनिट नंबर 7 में। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास, हिंदी में पत्र लिखने की जो व्यवस्था है, पत्रकारिता है, इसका उद्भव और इसके विकास के बारे में डिस्कस हमें करना है यूनिट नंबर 7 में। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी यूनिट पे, 8th यूनिट में हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य में शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में, कि हिंदी साहित्य में रिसर्च क्या कहती है। तो शोध का अर्थ और क्षेत्र के बारे में पहले बात करना है कि हिंदी साहित्य में शोध का अर्थ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है। शोध के टाइप्स के बारे में बात करना है कि शोध के प्रकार क्या है, शोध के टाइप्स क्या है, शोधार्थी की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कि कोई बंदा अगर हिंदी साहित्य में शोध कर रहा है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। हिंदी में शोध की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है कि हिंदी में अगर शोध के बारे में बात किया जाए तो कितना बात किया जाता है शोध पे। हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाएं क्या है, कि हिंदी भाषा या साहित्य में अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो कितनी चीजें हैं इसमें आखिर सच में रिसर्च करने के योग्य। ये सारी चीजों पर अभी हमको बात करनी है हिंदी साहित्य के शोध में, ये यूनिट नंबर 8 में हम बात कर रहे होंगे। तो ये है हमारा नया सिलेबस, नया बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024-25 के लिए, बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो है हिंदी का ये सिलेबस है। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।